हेलो स्टूडेंट, मैं दयाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और पीछे वाले 2 लेक्चर मशीन के आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वाले लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए, ठीक है? क्योंकि मशीन एक कनेक्टिव लिंक है। कहने का मतलब एक के बाद एक चीजें आपस में जुड़ती जाती हैं और उसके बगैर मशीन हमारा क्लियर होता नहीं है बच्चों, ठीक है? और मशीन में आप कम थ्योरी पढ़ो लेकिन उसके साथ क्वेश्चन भी लगाओ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको एग्जाम ओरिएंटेड मशीन कभी नहीं आएगी, ठीक है? हमें ना तो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ना है ना कुछ, बस हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है और उसके अकॉर्डिंग मशीन बहुत ही इजी है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, और आज हम ट्रांसफार्मर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चलो, देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर में सॉरी मैग्नेटिक सर्किट में दो चीजें लिंक होती हैं, अगर आपको पता हो। मैग्नेटिक सर्किट के अंदर एक तो होता है लीकेज फ्लक्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है जो लीक हो जाए, है ना? और एक होता है फ्रिंजिंग फ्लक्स, ठीक है? एक होता है लीकेज फ्लक्स और एक होता है फ्रिंजिंग फ्लक्स। देखो एक चीज सुनो, फ्रिंजिंग फ्लक्स की जो टर्म है बच्चों वो अभी आई है, इसके बाद ये टर्म पूरी मशीन के अंदर रिपीट नहीं होगी, कहीं भी इसका कोई यूज नहीं है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानना है कि फ्रिंजिंग फ्लक्स होता क्या है। लीकेज फ्लक्स जैसे बच्चों आपको मैंने बता दिया, जैसे आप कोई भी को मैग्नेटिक कोर लोगे, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लोगे, उसमें फ्लक्स होगा। अब आपको पता है कि जो फ्लक्स है वो हमेशा कौन सा रास्ता चूज करेगा, जो आसान होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्लक्स हवा में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट तो होगा। वो बात अलग है कि हवा का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। हवा का रिलक्टेंस ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स को अटैच नहीं कर पाता, इसलिए फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा आपका इस कोर से ही निकल जाएगा। इसका मतलब एक बात था, जो फ्लक्स इस कोर में होगा हमारे काम का तो वही फ्लक्स है, क्योंकि हमारे यूज में तो वही फ्लक्स आ रहा है। लेकिन ये जो फ्लक्स है जो आपका बाहर की तरफ आ गया, हवा के अंदर, एयर के अंदर, या जो भी मीडियम है जो कोर में नहीं है, तो ये फ्लक्स हमारे कोई काम का नहीं होता। जैसे बच्चों घरों में पानी की टंकी होती है, अब लीक है, अब पानी की टंकी में जो पानी है वो तो हमारे यूज का है, लेकिन जो लीक हो गया वो तो हमारे यूज का नहीं है। सही है कि नहीं? अब आप बोले सर बाल्टी लगा के स्टोर कर लेंगे, तो फिर आपने स्टोर कर लिया ना, स्टोर किया हुआ पानी यूज का है। इसका मतलब लीकेज हो गई चीज, वो हमारे यूज की नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप किसी कोर के अंदर मान लो फ्लक्स फ्लो हो रहा है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में, तो 100% फ्लक्स ही आपको यूटिलाइज हो जाए। इसका मतलब कुछ फ्लक्स आपका लीक भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये एक वाइंडिंग की हुई है बच्चों। देखो एक चीज बताऊं, ये फ्लक्स की डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ दिखा रखी है, इस डायरेक्शन को ओवरऑल मैंने ऊपर की तरफ दिखाया है। तो देखो एक चीज मैं बताऊं, जब वाइंडिंग ऊपर से आ रही है, देखो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, और बाकी ये वाला टर्न पीछे से आ रहा है। जो ऊपर से आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप पहला टर्न पकड़ लो, ये वाला टर्न अपने राइट हैंड से पकड़ लो, इस कोर को राइट हैंड से पकड़ लो। जब आप पकड़ोगे तो आपके फिंगर ऐसे रोटेट होंगे, फिंगर रोटेट होंगे ऐसे, तो आपका अंगूठा जो दिखेगा वो ऊपर की तरफ दिखेगा अंगूठा। तो जिधर अंगूठा दिखेगा वो फ्लक्स की डायरेक्शन दिखाएगा, राइट हैंड ग्रिप रूल कहते हैं, फ्लक्स इधर होगा। अब सपोज दैट मान लो ये वाली जो कोर है अगर मैंने ऐसे ली होती, और इसमें जो मेरा पहला टर्न होता बच्चों वो पीछे की तरफ से होता, मान लो कि ऊपर से नहीं है, तो मैं क्या करता, उल्टा पकड़ता, ठीक है? पीछे से फिंगर को घुमाता तो मेरा अंगूठा आता नीचे की तरफ, तो मेरा फ्लक्स का डायरेक्शन होता नीचे। ओके, चलो ठीक है, ये तो बात हो गई फ्लक्स की। डॉट और क्रॉस की अभी हम बात करेंगे, ठीक है? ये सब अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं बता रहा हूँ लीकेज फ्लक्स। ये जो आप एबीसी पाथ देख रहे हो बच्चों, ये ए से लेके ये बीसी वाला जो पाथ है, इसी फ्लक्स को हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। इसका मतलब वो फ्लक्स जो हमारे यूज में नहीं आया, एयर में चला गया, वो लीकेज फ्लक्स होगा। फ्लक्स लिंकिंग विद कोर इज यूजफुल फ्लक्स।
इसका मतलब सीधी सी बात है बच्चों, हमारे काम की तो कोर है। इसका मतलब जो कोर से लिंक हो गया फ्लक्स वो यूजफुल फ्लक्स है। इसका मतलब जो फ्लक्स कोर से लिंक नहीं हुआ, और वो कौन सा फ्लक्स होगा, लीकेज। ओके, अब एग्जाम में कई बार आ जाता है कि लीकेज फैक्टर क्या होता है। तो लीकेज फैक्टर होता है बच्चों कि आपकी ये जो कोर है, ये जो कोर है इसने कितना फ्लक्स हैंडल किया। इसकी वाइंडिंग जो है, इस वाइंडिंग से, क्योंकि फ्लक्स तो वाइंडिंग के थ्रू ही जनरेट होगा, तो ये कितना फ्लक्स इसने हैंडल किया। ठीक है, द टोटल फ्लक्स हैंडल्ड बाय एक्साइटिंग वाइंडिंग, कि भाई एक्साइटिंग वाइंडिंग कितना हैंडल कर रही है। तो सीधी सी बात है बच्चों, एक्साइटिंग वाइंडिंग में तो लीकेज फ्लक्स भी होगा, क्योंकि अभी वाइंडिंग के अंदर है, वो लीक तो हुआ नहीं, और कोर फ्लक्स भी होगा। ठीक है, अपॉन में यूजफुल फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स का मतलब जो कोर से फ्लक्स जा रहा है। करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज क्लियर है, ये ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें लीकेज फ्लक्स भी आ गया वाइंडिंग में, और आपका यूजफुल फ्लक्स भी आ गया। लेकिन जब फ्लक्स आपका कोर से लिंक हो रहा है, तो कोर से जो लिंक हो गया वो यूजफुल फ्लक्स है, जो यूज आएगा हमारे आगे, और जो लिंक नहीं हुआ वो यूज नहीं आएगा। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी, नीचे वाली कम रहेगी, तो लीकेज फैक्टर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, और मशीन के लिए इसका वैल्यू होता है 1.15 से 1.25। समझ गए बात को। अब सुनो इधर, फ्रिंजिंग फ्लक्स क्या है। देखो एक चीज तो ध्यान रखे बच्चों, अब आप बोलोगे सर ये कोर है एक, ठीक है, जैसे मैं इधर बना देता हूं, ये कोर है बच्चों, और ये दूसरी कोर है। मतलब कोर तो एक ही है, मान लो आपने बीच में से इसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो बच्चों एक बात तो, ये क्या हो गया, एयर हो गई, क्या हो गई, एयर, एयर हो गई। ठीक है, अब एक बात तो, यहां से फ्लक्स आएगा बड़ा आसानी से, क्योंकि मैग्नेटिक पाथ है बच्चों, मैग्नेट के अंदर फ्लक्स इजीली जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि ये फ्लक्स जब आपका एयर की तरफ जाएगा तो यहां गड़बड़ होगी। सही है, जब ये फ्लक्स आपका एयर की तरफ जाएगा तो यहां थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इसको लिंक होने में दिक्कत होगी। तो आप क्या करोगे, इस कोर से अगर फ्लक्स लिंक करना चाहते हो, आप सप्लाई और बढ़ा दोगे, सप्लाई और बढ़ाओगे, फ्लक्स और बढ़ेगा। तो ये धीरे धीरे फ्लक्स आपका ऐसे इधर की तरफ टेढ़ा मेढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों इसका अपोज हो रहा है, क्योंकि एयर का रिलेक्टेंस होता है बहुत ज्यादा, और रिलेक्टेंस ज्यादा है तो बच्चों वो फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। और जब बच्चों, सीधी सी बात है, देखो ऐसे समझो, एक पानी है बच्चों, पानी का बहाव इधर की तरफ है, पानी जो फ्लो रहा है वो इधर की तरफ फ्लो रहा है। अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि इस पानी के अंदर आपको तैरना है, इस पानी के अंदर तैरना है, और तैरना कैसे है, देखो मैं अभी आपको बताता हूं। पानी के अंदर तैरना है, और आपकी डायरेक्शन जो है वो पानी की डायरेक्शन की तरफ होगी, इधर की तरफ, तो आप इजीली तैर लोगे। करेक्ट है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पानी के अपोजिट तैरना है, तो अपोजिट तैर तो लोगे, लेकिन आपकी डायरेक्शन जब आप देखोगे तो आप ऐसे टेढ़े निकल जाओगे। क्यों, क्योंकि आपका अपोज करेगा। नहर में कभी नहाए हो, या चलते हुए पानी में कभी नहा के देखना, अगर पानी के अपोजिट आप तैरोगे तो कभी सीधे नहीं जाओगे। लेकिन अगर पानी की डायरेक्शन में तैरोगे तो आप सीधे जा सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है आप टेढ़ा जाना चाहो। लेकिन अगर आप पानी के अपोजिट तैर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। उसी तरह बच्चों यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब ये फ्लक्स लिंक हो रहा होता है एयर के अंदर, क्योंकि एयर से लिंक करवाना है फ्लक्स को आगे वाले पोर्शन से, इस पोर्शन से लिंक करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, फील्ड भी बढ़ाऊंगा, फील्ड बढ़ाता जाऊंगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो फ्लक्स है वो धीरे धीरे एयर से होता हुआ लिंक हो जाएगा, और ऐसे फैल जाएगा, मतलब ऐसे फ्रिंज बन जाएगी, फैल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि एक छोटी लड़की होती है, लड़की का जब अपने हेयर कट करते हैं तो ऐसे पफ सा बना होता है ना, बॉयज कट करते हैं छोटी लड़कियों का तो ऐसे पफ बन जाता है। तो ये पफ जो है उसी टाइप का पफ बना देता है कौन, फ्रिंजिंग फ्लक्स। समझ रहे हो बात को। तो फ्रिंजिंग फ्लक्स क्या है, एक कोर है और आगे दूसरी कोर पड़ी है, तो एयर से आपका फ्लक्स लिंक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इनपुट भी ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वीक फ्लक्स कभी लिंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीक को तो रिलेक्टेंस वैसे ही रोक देगा। समझ गए कहानी। ओके, तो फ्रिंजिंग फ्लक्स इन एयर गैप बिटवीन टू मैग्नेटिक कोर, फ्रिंजिंग फ्लक्स फ्लो लाइक गर्ल्स हेयर कट, वो मैंने बता दिया, पफ सा बन जाता है।
है ना, ऐसे पफ सा बना देगा। फ्रिंजिंग इफेक्ट ओवरऑल बी एवरेज, इन फ्रिंजिंग इफेक्ट ओवरऑल बी एवरेज कहने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी बच्चों? क्योंकि आपका ओवरऑल जो देखा जाए, क्योंकि ये जब ऐसे फैलेगा तो ये क्या ऐसे फैलता हुआ आता है, फैलता हुआ आता है तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बढ़ा देगा। एरिया बढ़ाएगा तो ओवरऑल आपको बी एवरेज कम मिलेगा। समझ रहे हो बात को? और बी एवरेज कम मिलेगा। अब बच्चों बात ये आती है कि एयर का रिलेक्टेंस वैसे भी ज्यादा होता है, ठीक है। अब एयर का रिलेक्टेंस कम होगा तभी तो बच्चों ये आगे वाली कोर से लिंक हो पाएगा, एनीवेज ये आगे वाली कोर से लिंक नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब ये जो एरिया बढ़ेगा, ये एरिया ओवरऑल आपका रिलेक्टेंस भी कम करेगा, क्योंकि बच्चों जहां जहां फ्लक्स की लाइन जाएगी वहां वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आगे आपका दूसरी कोर से लिंक हो जाएगा। ओके, चलो ये तो थी लीकेज फ्लक्स और फ्रिंजिंग फ्लक्स। बस इतना जानना है, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, लिंकिंग फ्लक्स, फ्रिंजिंग फ्लक्स क्या होता है। ओके, नेक्स्ट। अब आ जाओ बच्चों क्रॉस और डॉट। ये जो वाइंडिंग लेते हैं ना अपने क्रॉस और डॉट, देखो बच्चों एक चीज मैं बता दूं, हालांकि क्रॉस और डॉट का हमारे ज्यादा कोई यूज नहीं है, लेकिन जो एसएससी एस्पायरेंट है, जो एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको मैं एक बात बता दूं, यहां से क्वेश्चन बनता है और देखा भी होगा जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने, बहुत बार आया हुआ है। देखो एक चीज आपको पता होगी बच्चों, जो क्रॉस होता है, क्रॉस के अंदर हमेशा करंट की डायरेक्शन होती है अंदर की तरफ। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको राइट हैंड रूल यूज में लेना है। और ये जो क्रॉस है ये किसका है बच्चों, जो भी आपने कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर को आप राइट हैंड से पकड़कर, ठीक है, और कोई भी पेज है आपके पास, जैसे मान लो ये पेज है, ठीक है, तो ये राइट हैंड पकड़ना है, करंट का डायरेक्शन अंदर दिखाना है और फिंगर को यूं घुमा देना है। तो जब आप फिंगर को घुमाओगे तो फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज आएगा। तो कहने का मतलब क्रॉस में करंट होता है इन, कहने का मतलब अंदर की तरफ, और फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। डॉट की अगर बात करें बच्चों, तो डॉट में करंट होता है आउटसाइड और फील्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर में क्रॉस से दिखाया गया है तो करंट इनवर्ट साइड होगा और आपका जो फील्ड होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और अगर डॉट से दिखाया जाता है तो करंट आउटसाइड होगा और फील्ड आपका एंटी क्लॉकवाइज साइड होगा। अब थोड़ा ध्यान से सुने बच्चों, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि बच्चों वाइंडिंग के अंदर हमने क्रॉस क्रॉस ले लिया या डॉट डॉट ले लिया, कभी ये देखा है आपने? नहीं देखा। आपने हमेशा ये देखा है कि एक क्रॉस लेते हैं और एक डॉट लेते हैं। उसका एक रीजन तो ये है बच्चों कि अगर आपने कोई भी वाइंडिंग ली, मान लो कोई भी कंडक्टर ले रहे हो, तो भाई एक साइड से करंट एंटर करेगा तो दूसरी साइड से बाहर निकलेगा। एक लॉजिक तो ये है कि भाई एक साइड से एंटर करेगा दूसरी साइड से बाहर करेगा, इसलिए अपने डॉट और क्रॉस लेते हैं। दूसरा रीजन क्या है क्रॉस क्रॉस क्यों नहीं लेते, तो बच्चों एक चीज देखो जरा इधर, ये मैंने क्रॉस क्रॉस का आपको दिखा रखा है। तो आपको पता है क्रॉस के अंदर फील्ड होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये इधर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब ये भी क्लॉकवाइज होता है तो ये ऐसे घूमता हुआ जब फील्ड आएगा, तो अगर अपने दोनों इन कंडक्टर्स को देखें तो एक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है φ1 का, और φ2 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर बच्चों इनका डायरेक्शन एक का नीचे और एक का ऊपर की तरफ है तो ओवरऑल आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो दोनों का सब्ट्रैक्ट होके मिलेगा। इसका मतलब अगर आप क्रॉस क्रॉस वाइंडिंग लेते हो तो वो क्या क्रिएट करेगा, वीक फील्ड क्रिएट करेगा, और वीक फील्ड हमें क्रिएट करना नहीं है, हमें तो फील्ड चाहिए स्ट्रॉन्ग। करेक्ट है। डॉट डॉट में भी सेम ही चीज होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका फील्ड तो है ऊपर की तरफ, अगर आप यहां से देखो ऊपर की तरफ है, और ये भाई है नीचे की तरफ, तो अगेन रिजल्टेंट क्या आएगा, वीक फील्ड आएगा। ठीक है, ये दो फोर्स दिखाए हुए हैं मैंने, इनके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने फोर्स दिखाया कि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इसमें भी फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। अभी तो सिर्फ इतना जानो कि क्रॉस के अंदर करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ और फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज,
डॉट में करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ और फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्रॉस क्रॉस लेते हो तो ओवरऑल आपको दो कंडक्टर के बीच में फील्ड क्या मिलेगा, वीक, और अगर डॉट डॉट लेते हो तो भी क्या मिलेगा, वीक। इसलिए कभी भी हम क्रॉस क्रॉस या डॉट डॉट कन्वेंशन यूज में नहीं लेते। अब कंक्लूजन क्या निकला, ये पॉइंट है ना जो बच्चों, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन क्रॉस क्रॉस एंड डॉट डॉट। एक मिनट, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं अभी आपको बाद में बताता हूं, ये वाला पॉइंट मैंने आगे डिस्कस किया है, ठीक है, आगे मैंने डिस्कस किया है। ओके, ये वाला पॉइंट देखो, इन वाइंडिंग क्रॉस क्रॉस या डॉट डॉट नेवर कंसिडर बिकॉज इट जनरेट वीक फील्ड, ये मैंने बात की। ओके, अब बात ये आती है, ये वाला पॉइंट मैं अभी डिस्कस करता हूं आगे, ओके, क्योंकि क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है। अब देखो बच्चों, मैं क्रॉस और डॉट क्यों लेता हूं, इसका फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसका भी फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड, इसका मतलब दोनों में फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अगर सेम है तो ओवरऑल फील्ड क्या मिलेगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगा तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रॉस और डॉट प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन बोले बच्चों कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उनमें करंट का डायरेक्शन सेम है, तो वो क्रॉस क्रॉस हो सकते हैं या डॉट डॉट हो सकते हैं। तो आपसे पूछेगा कि फील्ड स्ट्रॉन्ग आएगा या वीक आएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब स्ट्रॉन्गर फील्ड हमें हमेशा क्रॉस और डॉट के रिस्पेक्ट में ही मिलता है। इसका मतलब कंक्लूजन यही निकला है कि फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये अभी मैं बात करता हूँ, आओ इस पे चलते हैं अब अपने। अब देखो बच्चों, एक पॉइंट और बनता है कि फोर्स कैसे लगेगा। पहले तो ये पॉइंट देख लो, व्हेन टू करंट कैरिंग कंडक्टर हैव करंट इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है बच्चों, या तो आप क्रॉस क्रॉस ले लो, क्योंकि क्रॉस क्रॉस लोगे तो दोनों में करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा तो सेम हो गया, या आप डॉट डॉट ले लो, डॉट डॉट लोगे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, करेक्ट है, बाहर की तरफ होगा। अब सुनो इधर चीज, आपसे पूछे कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उनमें करंट का डायरेक्शन सेम है, तो उनमें कौन सा फोर्स लगता है। वैसे मैंने बता दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अभी तक आप ये पढ़ते आ रहे थे कि बच्चों प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस होगा, उनमें जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। मतलब सेम नोटेशन वालों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन वालों में रिपल्सन लगेगा। देखो कैसे, देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, एक चीज होती है कि यहाँ पे अगर अपने देखें तो इधर बच्चों जो आपका फील्ड है और इसका फील्ड इधर होगा, सॉरी ऊपर की तरफ होगा, ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये तो फील्ड है बच्चों इधर की तरफ, कहने का मतलब नीचे, और ये है ऊपर। तो बच्चों होता क्या है कि जब फील्ड एक साइड में वीक हो जाए, मान लो कि यहाँ पे तो फील्ड आपका वीक हो गया, लेकिन इधर की अगर बात करें बच्चों तो स्ट्रांग हो गया, करेक्ट है। तो वीक जहां पे वीक हुआ है और यहाँ पे इधर की साइड क्या है, स्ट्रांग है, क्योंकि बाहर तो स्ट्रांग है, इससे तो ज्यादा ही है क्योंकि यहाँ तो सबट्रैक्शन है। तो जो कंडक्टर होता है उस पर फोर्स लगता है किधर की तरफ, वीक की तरफ, क्योंकि कोई भी चीज होती है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि वो हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाता है। उसी के कारण ये कंडक्टर फोर्स लगाएगा इधर, ताकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसको क्या कर सके, इधर की तरफ खींच सके, और यहाँ का जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इस पोर्शन पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसको इधर खींच सके, ताकि ओवरऑल यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो जाए। समझ रहे हो कहानी। जैसे एक बात देखो बच्चों, ये क्रॉस है, अब क्रॉस में फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, सर क्लॉकवाइज होता है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो कि यहाँ पे कोई फील्ड लाइन आ रही है, तो फील्ड लाइन हमेशा किधर जाएगी, फील्ड लाइन हमेशा वही रास्ता चूज करेगी जो इजी होगा। इजी होने का मतलब है कि इधर तो फील्ड इधर आ रहा है, क्या इसके अपोजिट जा सकती है, क्या नहीं। इसका मतलब फील्ड बच्चों इधर से आने की कोशिश करेगा, किधर से आने की कोशिश करेगा, इधर से आने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कंडक्टर के एक साइड फील्ड क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया,
तो स्ट्रांग हो गया, एक साइड वीक हो गया, इसलिए बच्चों यूनिफॉर्म करने के कारण कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ताकि ओवरऑल ये फील्ड जो खिंच के इधर आ जाए, और इधर आने का मतलब है कि ये यूनिफॉर्म हो जाए। ओके ओके। अब सिमिलर चीज क्या होगी, डॉट डॉट के अंदर होगी। सिमिलर चीज आपकी डॉट डॉट के अंदर होगी, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो फील्ड वीक होगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इसका मतलब ये इधर की तरफ खींचेगा ताकि यूनिफॉर्म बनाए, और यहाँ पे स्ट्रांग होगा, इधर वीक होगा तो ये इधर की तरफ खींचेगा ताकि स्ट्रांग बनाए। इसलिए एक बात आओ, दोनों कंडक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो फोर्स दोनों एक दूसरे को तरफ लग रहे हैं। इसका मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, दो करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और अगर बच्चों अपोजिट है, जैसे मैंने ये दिखा रखा है क्रॉस और डॉट, तो इसमें देखो बच्चों, यहाँ पे सेंटर में तो स्ट्रांग हो गया तो ये इसको यूनिफॉर्म करने के लिए ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इधर की तरफ खींचेगा। जब फील्ड को खींचेगा, यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा होगी और यहाँ पे फील्ड लाइन कम होगी, तो ये खींच के इसको क्या करेगा, यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश करेगा। इसीलिए ध्यान रखना है, दो करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा। ओके। अब हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। हालांकि ये टर्म मैं आपको सर्किट के अंदर भी बता चुका था बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए मैं बात कर रहा हूं फेराडे लॉ की। फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये हालांकि मैं आपको वहां भी बता चुका था कि अगर कोई भी आपने फेरोमैग्नेटिक कोर ली है, फेरोमैग्नेटिक कोर ली है, और इस फेरोमैग्नेटिक कोर के अंदर जब आप सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, और उस सप्लाई के कारण यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, क्योंकि करंट के कारण ही फ्लक्स आएगा, और इसके टर्न मान लो n है, इसका मतलब n नंबर ऑफ टर्न कॉयल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। कब, अगर आपका फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो ये फेराडे का स्टेटमेंट है। कहने का मतलब ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉयल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉयल, जो फ्लक्स आपका कॉयल से लिंक हो रहा है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब टाइम के साथ चेंज हो तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। एनीवेज अगर आप डीसी अप्लाई कर रहे हो तो ईएमएफ कभी नहीं आएगा, समझ रहे हो। और लिंकिंग फ्लक्स को हम दिखाते हैं बच्चों एन फाई से। किससे दिखाते हैं, एन फाई से। तो हमने यहाँ पे दिखा रखा है साई, साई बराबर होता है एन फाई, लिंकिंग फ्लक्स। ओके, तो E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। अब ये ध्यान रखना है, ये भी एसएससी वगैरह एग्जाम में हर साल आता रहता है, स्टेटमेंट पूछते हैं और कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, इसी का मॉडिफाइड लॉ है जिसे हम कहते हैं लेंज लॉ। देखो ये स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, लेंज लॉ क्या है कि यूनिवर्सल नेचुरल लॉ है। क्या है, एक यूनिवर्सल नेचुरल लॉ है। कहते हैं कि जब भी किसी चीज का एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होगा ही होगा। समझ रहे हो बात को, भाई एक्शन का रिएक्शन होगा। अब एक बात बताओ, अगर वाइंडिंग में करंट गया तो करंट के कारण क्या आया, फ्लक्स आया, फ्लक्स के कारण क्या आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। एक बात बताओ, ये सब क्या करेंगे, अपने ही एक्शन का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। इसका मतलब ये जिसके कारण जनरेट हुए हैं, जिसके कारण ये क्रिएट हुए हैं, ये क्या करेंगे, उसी का अपोज करेंगे। इसका मतलब लेंज का जो लॉ है वो नेचुरल लॉ है, और जो ये बताता है कि कोई भी चीज होगी, उस कोई भी अगर एक्शन होगा तो उसका उल्टा रिएक्शन होगा। इसका मतलब इफेक्ट विल अपोज द कॉज। और इसीलिए बच्चों फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कब हो रहा है, जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। क्यों, क्योंकि एक्शन क्या है, चेंज इन फ्लक्स। अब ये क्या हो गया, जिसके कारण क्या आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका मतलब ये किसके कारण आया,
जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। समझ रहे हो कहानी? तो ये आपका लेंज का लॉ है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब सुनो इधर ध्यान से, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसफार्मर किसके लॉ पे काम करता है, तो वहां फेराडे लॉ भी दिया होता है, लेंज लॉ भी दिया होता है। सुने ध्यान से, फेराडे लॉ भी दिया होगा, लेंज लॉ भी दिया होगा, तो ध्यान रखना आपको लेंज लॉ ही टिक करना है। क्या टिक करना है? लेंज लॉ, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है। ठीक है, ओके। इन ट्रांसफार्मर नो रोटेटिंग पार्ट, ये आपको पता ही है कोई रोटेटिंग पार्ट होता नहीं है। तो ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे हम कहते हैं स्टैटिक ईएमएफ। आगे जो आप मशीन वगैरह पढ़ोगे उसमें ये नहीं होता बच्चों, उसमें कंडक्टर रोटेट होता है। तो रोटेटिंग कंडक्टर होगा तो वहां पे एक ही, देखो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि स्टेटर है, स्टेटर की वाइंडिंग में तो स्टैटिक ईएमएफ ही होगा। लेकिन रोटर की वाइंडिंग में कौन सा ईएमएफ होगा? वो मोशनल ईएमएफ होगा, डायनेमिक ईएमएफ होगा। वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी हमें इसी ईएमएफ की जरूरत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट है नहीं, तो हम इसी ईएमएफ की बात करेंगे। और ये जो स्टैटिक ईएमएफ है बच्चों, ये जनरली काम आता है एनर्जी ट्रांसफर के लिए। किसके काम आता है? एनर्जी ट्रांसफर के लिए। ओके, आगे चलते। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर। आज हम बेसिक पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग होती है। हमें जेई के एग्जाम के अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। पहले तो एक चीज बच्चों, ट्रांसफार्मर की ये कोर है, एक वाइंडिंग इस कोर पे है और एक वाइंडिंग इस कोर पे है। एक साइड आप इनपुट देते हो, दूसरी साइड क्या लगा होता है? लोड लगा होता है। तो बच्चों आपने इनपुट दिया इलेक्ट्रिकल, कौन सा इनपुट दिया? इलेक्ट्रिकल। और आउटपुट क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिकल, क्योंकि लोड पे आउटपुट लेना है तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिकल मिलेगा। करेक्ट है। अब ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हुई है, न कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू। क्यों? क्योंकि कोर से क्या गया है? कोर से गया है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से एनर्जी आपकी ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया और यहां पे एनर्जी आपकी आएगी मैग्नेटिक फॉर्म में। एक मिनट, ओके, समझिए बात को। इसका मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे एनर्जी जाएगी किसके थ्रू? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे एक कॉयल दूसरे कॉयल से बच्चों मैग्नेटिकली कपल्ड है। मैंने मैग्नेटिकल कपल्ड सर्किट में आपको ये पढ़ाया था कि इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तब आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, भाई ये वाला सप्लाई सर्किट है, ये आपका यहाँ पे कोई लोड लगा होगा। करेक्ट है। विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, भाई आपने जिस फ्रीक्वेंसी पे इनपुट दे दिया आपको आउटपुट भी तो उसी फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में भी चेंज नहीं होता। ओके, अब बच्चों इसमें दो वाइंडिंग होती है। जब तक ये वाइंडिंग बच्चों ऑपरेशन में नहीं आती तब तक इसका नाम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। ध्यान से सुने, जब तक ऑपरेशन में, ऑपरेशन का मतलब आपने सप्लाई नहीं दी, तब तक हम इसको बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, कि भाई ट्रांसफार्मर ऐसे ही पड़ा है। ओके, प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है बच्चों जो आपकी एनर्जी को रिसीव करती है, सप्लाई को रिसीव करती है, और सेकेंडरी वो होती है जो क्या करेगी? सप्लाई को डिलीवर करेगी। ओके, जब बच्चों आप सप्लाई दे दोगे तो दोनों वाइंडिंग किस में आ जाएगी? ऑपरेशन में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी? ऑपरेशन में। और ऑपरेशन में आने के बाद ये दोनों वाइंडिंग का नाम चेंज हो जाता है, और ये वाइंडिंग कहलाती है बच्चों हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग। मतलब स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने नाम सुना होगा। इसका मतलब ये है कि जब तक ऑपरेशन में नहीं रहती तब तक हम इनको प्राइमरी सेकेंडरी बोलते हैं, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन में ये आएंगी इनके नाम बदल जाते हैं और इनके नाम हो जाते हैं हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, ये सब नाम हो जाते हैं। ठीक है, ओके। N2 यहाँ पे है सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न,
और N1 है आपका प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी वाइंडिंग के, E1 है बच्चों प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ और E2 है सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जनरल चीजें आपको सर्किट में आपको देखने को मिलेगी। ओके, आगे चलें। प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर मैग्नेटिकली कपल्ड। ये मैग्नेटिकली कपल्ड है बच्चों। प्राइमरी और सेकेंडरी के आपस में लिंक है क्या? नहीं है। ये प्राइमरी रही, ये आपकी सेकेंडरी रही, इनको आपस में लिंक कौन कर रहा है? ये वाला पार्ट, ये पार्ट इनको लिंक कर रहा है। और ये कौन सा पार्ट है? ये मैग्नेटिकली कपल्ड पार्ट है। समझ गए कहानी? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन का क्या मतलब है। देखो बच्चों, स्टेप अप का मतलब होता है अगर सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न आपके प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज्यादा प्राइमरी साइड वोल्टेज से, तो उस ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे स्टेप अप। स्टेप डाउन का मतलब है कि प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न आपके सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा है, इसका मतलब प्राइमरी साइड वोल्टेज इज मोर देन सेकेंडरी साइड वोल्टेज देन सेकेंडरी का मतलब जो लोड है, अब लोड पे कम वोल्टेज मिल रही है तो स्टेप डाउन, लोड पे ज्यादा वोल्टेज मिल रही है तो स्टेप अप। ओके, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या टास्क परफॉर्म करता है। तो एक चीज तो आपने यहां देखी बच्चों कि ये वोल्टेज के लेवल को कम या ज्यादा करता है, प्लस करंट के लेवल को भी कम या ज्यादा करता है। आपने मेजरमेंट के अंदर दो ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, एक पोटेंशियल और एक करंट, सीटी और पीटी। करंट ट्रांसफार्मर करंट के लेवल को कम या ज्यादा करता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लेवल को कम या ज्यादा करता है। दूसरा काम क्या है? ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को एक कोर से दूसरी कोर में। भाई यहां से एनर्जी गई ना दूसरी कोर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर नेवर स्टेप अप नेवर स्टेप डाउन द पावर। इस पॉइंट को थोड़ा समझो। एक बात बताओ बच्चों, आपने इनपुट दे दिया जितना पावर, आपको आउटपुट में उतना ही पावर मिले ना, कि उससे ज्यादा मिल सकता है पावर? कभी नहीं मिल सकता। इसका मतलब बच्चों पावर बराबर होती है VI। अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ेगी। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को कम या ज्यादा नहीं करता, ये वोल्टेज के लेवल को कम या ज्यादा, करंट के लेवल को कम या ज्यादा करता है। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे बच्चों ट्रांसफार्मर के टाइप की। एक सिंपल सा क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं, कई बच्चों ने शायद ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको पूछे कि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना 3 टाइप के होते हैं। सर अभी तक तो 2 ही टाइप पढ़े थे, 2 टाइप पढ़े थे, लेकिन JN के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो 3 टाइप है बच्चों। कोर टाइप आपने नाम सुना है, शेल टाइप आपने सुना है, एक नया नाम है ये बैरे है, ये ए नहीं है बच्चों, ये BERRY बैरे टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, ये 3 ट्रांसफार्मर होते हैं। अब इसका सर क्या यूज है? अब एक चीज बता दूं, कुछ चीजें बच्चों ऐसी आती हैं जिनका आगे कोई यूज नहीं होता लेकिन वो एग्जाम में जरूर आते हैं। अब बैरे टाइप जो वर्ड है इसका ट्रांसफार्मर में आगे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये नाम जानना जरूरी है क्योंकि हमारे JN एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आया हुआ है। ठीक है, तो ये हम ज्यादा यूज में लेते ही नहीं। अब बात आती है इन 2 की, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले कोर टाइप ट्रांसफार्मर की। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में पहला पॉइंट है लेमिनेशन। लेमिनेशन समझते हो ना बच्चों, ये जो प्लेटें आप चिपकाओगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में बहुत सारी प्लेटें होती हैं जो आपस में क्या होती हैं? चिपकी होती हैं। और चिपकी होती है, उनके बीच में क्या होता है? इंसुलेशन होता है। और इंसुलेशन मैंने बताया था वर्निश होता है ना, लेमिनेटेड होती है। तो इसके अंदर जो लेमिनेशन यूज में लिया जाता है वो L शेप का होता है। सर L शेप का लेमिनेशन ये कोर कैसे बनाएगा? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, एक L की कोर ऐसी होगी और दूसरी को हम ऐसे रखेंगे। समझ गए हो कहानी? एक L की कोर को ऐसे रखा जाएगा और दूसरी L की कोर को रखा जाएगा ऐसे, जैसे मैंने यहां दिखा रखा है। एक कोर ये रही और एक कोर ये रही। तो ऐसे करके हम एक पूरा कोर बनाते हैं ट्रांसफार्मर की। और ये कोर किसकी होगी बच्चों? स्टील प्लस सिलिकॉन या सॉफ्ट आयरन मटेरियल। स्टील प्लस सिलिकॉन को हम CRGO भी कहते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील।
सिलिकॉन मैंने आपको बताया था बच्चों, ये प्राइमरीली क्या करता है, हिस्टैरिसीस एरर को कम करता है और एडी करंट एरर को भी कम करता है, लेकिन प्राइमरी पर्पस इसका हिस्टैरिसीस एरर को कम करना है। स्टील क्या करता है बच्चों, परमिटिविटी को बढ़ाता है, कि बीएच लूप क्या होता है, नैरो होता है। ओके, अब एक चीज सुने बच्चों, ट्रांसफार्मर के अंदर योक क्या होता है, लिंब क्या होता है। अब आपने ये कोर बना दी भाई, इसमें एल टाइप का लेमिनेशन है, ये बना दी। ये जो वर्टिकल पोर्शन होते हैं, वर्टिकल, इन वर्टिकल पोर्शन को कहा जाता है लिंब। क्या कहते हैं, लिंब कह दो या लेग कह दो। और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ट्रांसफार्मर में, दैट इज कॉल्ड योक। ठीक है, ओके। तो मैंने अभी ये बताया कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लैमिनेशन किस टाइप का होता है, एल टाइप का। और मटेरियल क्या यूज में लेते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल यूज में लेंगे, जो बेस्ट होगा वो लेंगे। तो सिलिकॉन प्लस स्टील। लैमिनेशन होते हैं ये आपस में, जब आप चिपकाओगे बच्चों एक प्लेट को दूसरी प्लेट से जब चिपकाओगे तो बीच में लैमिनेशन लगाएंगे वार्निश का। ओके, चलो ठीक है, लैमिनेशन की बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कोर टाइप में। अब बच्चों कोई भी ट्रांसफार्मर हो, चाहे कोर हो चाहे शेल हो, आप लैमिनेशन दोनों में यूज में लेते हो। वो बात अलग है कि कोर में आपने एल टाइप का लैमिनेशन लिया और शेल टाइप में अभी हम देखेंगे कौन सा लैमिनेशन लेते हैं। तो लैमिनेशन की थिकनेस बच्चों फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर आपका ट्रांसफार्मर 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक का है, कितने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक का, 25 हर्ट्ज तक का, तो हम लैमिनेशन रखते हैं मोटा। कहने का मतलब ये, और ये डेटा याद रखो, ये एग्जाम में आए हुए डेटा है। ठीक है, जेईएन का एग्जाम पहले ही बता देता हूं, हमारा गेट वेट और ईएस से अलग होता है बच्चों, इसमें फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। तो कितना आ गया बच्चों, 0.5 mm, ये फैक्ट दिया हुआ है बच्चों बुक्स के अंदर। 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जैसे पीएस बीमरा में बच्चों अगर मैं बात करूं 50 से 400 हर्ट्ज तक दे रखा है, तो उन्होंने दिया 0.35 mm। देखो पीएस बीमरा ने 0.35 mm दिया है, स्टैंडर्ड किताबों में भी यही दिया होता है। कुछ स्टैंडर्ड किताबें उन्होंने रेंज दे रखी है 0.25 mm से 0.35 mm। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफार्मर में लैमिनेशन या डीसी मशीन में लैमिनेशन, कोई भी है बच्चों, स्टेटर रोटर जो भी बनाओगे सब लैमिनेटेड होंगे। तो लैमिनेशन 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक के ट्रांसफार्मर के लिए 0.50 mm और 50 हर्ट्ज या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए 0.25 mm से 0.35 mm। और एक चीज ध्यान रखें, एग्जाम में आपको ज्यादातर 0.35 mm देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं बच्चों वाइंडिंग। तो वाइंडिंग बच्चों कैसे की जाती है मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने ये एल टाइप का लेमिनेशन कर लिया, नीचे भी वैसे मैंने ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये तो आप जब नोट्स बनाओ तो इसको थोड़ा सा उतार लेना, समझा मैं इधर देता हूं। तो एक चीज है बच्चों, जब भी आप कोर, ये मान लो कोर है, ठीक है, अब आपको वाइंडिंग रखनी है, तो एक चीज ध्यान रखना, लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा कोर के पास रखी जाती है। लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा कोर के पास रखी जाती है और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कोर से दूर रखा जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास क्यों रखते हैं और हाई वोल्टेज को कोर के दूर क्यों रखते हैं। देखो बच्चों, अगर आपने कोर के पास हाई वोल्टेज वाइंडिंग ले ली तो आप एक बात आओ, कोर के अंदर प्लेटें बनी हुई है, मतलब ये लेमिनेटेड है और उनके बीच में इंसुलेशन लगा हुआ है। वार्निश बच्चों ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता। इंसुलेशन हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे खंभों पे लगे हुए जो इंसुलेटर है वो ब्लास्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसके कारण उनका इंसुलेशन डैमेज हो जाता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है और ब्लास्ट हो जाता है। तो वही चीज है, अगर आपने हाई वोल्टेज रख दी पास में तो आपका इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। इसका मतलब अगर आपको हाई वोल्टेज पास में रखनी है तो आपको इंसुलेशन भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग जैसा लेना पड़ेगा, हाई इंसुलेशन लेना पड़ेगा, माइका जैसा, क्योंकि माइका भी ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करता है। तो हाई इंसुलेशन लगाने के लिए बच्चों आपको हाई वोल्टेज वाइंडिंग पास में रखने, लेकिन हमारा टारगेट है बच्चों इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम हो,
कम हो तो हम ये ऑप्शन चूज करते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम पास में रख देते हैं कोर के और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को दूर रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास क्यों रखी जाती है, तो आप बोलोगे मिनिमाइज द इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स ज्यादा होता है बच्चों, किसके कंपेयर में? शेल टाइप के कंपेयर में। ऐसा क्यों है? अभी तो बच्चों आप एक चीज देख लो, बाकी ये जब शेल आने वाला है अभी उसमें समझाऊंगा। पता है क्या होता है, जो कोर होती है ना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो कोर होती है उसमें ना पूरी कोर में आप कोई भी पॉइंट लोगे सब जगह ना 5 फ्लक्स फ्लो होता है, मतलब ये कम या ज्यादा नहीं होता। लेकिन शेल टाइप में आप देखोगे सेम फ्लक्स फ्लो नहीं होता कोर से। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों वो वहां पे कम क्यों होता है उसका कारण मैं बता दूंगा, यहाँ पे अभी आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यार कोर टाइप ट्रांसफार्मर में अगर लीकेज फ्लक्स ज्यादा है तो कम करने के लिए क्या करते हैं? तो कम करने के लिए यही किया जाता है बच्चों, आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को एक कोर पे रखते हैं और आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को दूसरी कोर पे रखते हैं, और सिमिलरली आधी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को एक कोर पे रखते हैं और आधी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को एक कोर पे रखते हैं, ताकि इक्वली इफेक्ट पड़े। पता चले कि आपने एक साइड लो वोल्टेज ले ली, इनपुट दे रहे हो, लो वोल्टेज आउटपुट ले लो हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज आउटपुट ले रहे हो वो एक ही साइड ले रहे हो, तो ये सब आपका इफेक्ट पड़ेगा किस पे? लीकेज फ्लक्स पे। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों ही कोर को, जो ये लिंब है, दोनों ही लिंब को सेम इफेक्ट में रखते हैं, आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को एक कोर पे और आधी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को एक कोर पे क्यों रखते हैं? तो उसका कारण है लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए। ओके, आगे देखो, और भी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा ट्रांसफार्मर में। इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर कंसंट्रेटेड कह दो या कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कह दो। ये अब ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग क्या होती है? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है, अभी आपने पढ़ा था ना कि लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो कहने का मतलब एक के ऊपर एक टर्न, जब एक के ऊपर एक टर्न होता है तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। समझ रहे हो? एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, वो आगे मशीन में आएगा, रोटेटिंग मशीन में। यहाँ पे ध्यान रखना है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है, कॉन्सेंट्रिक कह दो या कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग कह दो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब बच्चों बात ये आती है कि जब आप कोर लेते हो तो कोर आपको पता है एल लैमिनेशन का लिया जाता है। अब जब आप इनको चिपकाओगे तो बच्चों प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या वो प्रॉब्लम क्या है? देखो ये मैंने 2 एल ले लिया, मैं अब कोर बना रहा हूं, तो प्रॉब्लम ये होगी बच्चों, यहाँ पे एयर गैप ना रह जाए। अगर बच्चों यहाँ पे एयर गैप रह गया ना तो आपको फंक्शन को ऑपरेट करवाने के लिए ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इससे बचने के लिए हम ये करते हैं कि इसमें बट जॉइंट करते हैं, बट जॉइंट। और बट जॉइंट क्या करता है? आपका इस एयर गैप से फ्लक्स को लीकेज भी नहीं होने देता और कोई गैप भी नहीं रहता, एयर गैप भी क्रिएट नहीं होता। तो ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जब जॉइंट किया जाता है लेमिनेशन को तो कौन सा जॉइंट होता है? तो बट जॉइंटेड होता है। और ये बट जॉइंटेड क्या होता है? ये हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, कोर टाइप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड लेस मटेरियल देन शेल टाइप। अभी शेल पढ़ा नहीं है इसलिए अभी आपको पता नहीं चलेगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज फॉर हाई वोल्टेज एंड हाई पावर रिक्वायरमेंट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसका मतलब बच्चों आपने देखा ही होगा कि हम हमेशा कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बात करते हैं, फेजर डायग्राम भी कोर टाइप ही बनाते हैं, है ना? कभी शेल टाइप लेके तो बनाया नहीं। समझ रहे बात को? तो ये हाई वोल्टेज और हाई पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम कोर टाइप ही यूज में लेते हैं। अब बात आती है शेल टाइप की। तो लेमिनेशन कैसा होता है बच्चों? या तो इसमें ई टाइप का लेते हैं या आई टाइप का लेते हैं। ई में क्या होता है? 2 ई को आपस में मिक्स कर दो,
दो ई को आपस में मिक्स करोगे 3 लिंब बनेगी। एक तो लिंब हो गया ये वाला और एक लिंब हो गया ये वाला। अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने ये जो पॉइंट बताया कि कोर टाइप मटेरियल में कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में कम मटेरियल चाहिए। भाई कोर में तो दो ही होते हैं, कोर में क्या होते हैं, दो ही लिंब होते हैं, लेकिन शेल टाइप में 3 लिंब है। 3 लिंब है तो ज्यादा मटेरियल चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा, चाहिएगा। इसका मतलब शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा मटेरियल चाहिए। ओके, एक पॉइंट मैंने ये बताया था कि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा फ्लक्स लीकेज होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर पूरी कोर से जो फ्लक्स जा रहा है वो सेम फ्लक्स जा रहा है, फाई। इसका मतलब एक बात बताओ, यहाँ भी फाई, सब जगह फाई। इसका मतलब फाई से जो यहाँ पे लीक होगा वो फाई के अकॉर्डिंग लीक होगा। लेकिन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे तो फाई है लेकिन आधा फाई इधर है और आधा फाई इधर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5/2 और यहाँ पे देखा जाए तो 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों फ्लक्स रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस हो गया तो 5/2 के अकॉर्डिंग लीक होगा ना। तो 5/2 मतलब एक तो बच्चों आपका 10 वेबर फ्लक्स लीक कर रहा है और एक 5 वेबर लीक कर रहा है, तो ज्यादा लीक कौन करेगा, 10 वेबर वाला। इसीलिए कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स लीकेज ज्यादा होता है और शेल टाइप में फ्लक्स दो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए कम होता है। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन शेल टाइप में ज्यादा मटेरियल चाहिए क्योंकि 3 कोर होती है। ओके, अब कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या था, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग थी। लेकिन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में इंटरलीव्ड वाइंडिंग या सैंडविच वाइंडिंग। अब सैंडविच कैसे बच्चों, वहां पे तो क्या कर रहे थे, पहले लो वोल्टेज आ गया कोर में, फिर हाई वोल्टेज आ गया, फिर लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, तो ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया एक दूसरे के ऊपर। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर लो वोल्टेज, फिर बीच में हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज। इसका मतलब लो वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में हाई वोल्टेज सैंडविच हो गया। लो वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में हाई वोल्टेज सैंडविच हो गया, तो इसे ही हम कहते हैं सैंडविच वाइंडिंग या इंटरलीव्ड वाइंडिंग। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। लेमिनेशन कौन सा, ई और आई टाइप का। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स लीकेज कम होगा कोर के कंपेयर में। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में मटेरियल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा कोर के कंपेयर में। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज और हाई पावर के लिए यूज में लेते हैं, शेल उल्टा होगा, लो वोल्टेज और लो पावर के लिए यूज में लेंगे। ओके, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में आपको पता है कि फ्लक्स आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसके कारण फ्लक्स लीक कम होगा। मोर मटेरियल रिक्वायर्ड देन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कोर टाइप से। क्यों होगी भैया, क्योंकि बच्चों मटेरियल ज्यादा है, इतना मटेरियल है और वहां पे सिर्फ इतना मटेरियल था, तो भाई ये वाला जो पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया ये तो लेमिनेशन मांगेगा, तो लेमिनेशन ज्यादा होगा। यूज फॉर लो वोल्टेज एंड लो पावर, ये हमने डिस्कस कर लिया। वाइंडिंग प्लेस्ड ऑलवेज अवर सेंटर लिम्ब, हाँ इसमें तो क्या होता है, अलग अलग लिम्ब पे रिप्लेस करते हैं कोर के अंदर, लेकिन इसमें सारी वाइंडिंग हमारी सेंटर लिम्ब पे ही होती है। हाई और लो वोल्टेज वाइंडिंग सारी सेंटर लिम्ब पे होती है। इसका मतलब अगर सेंटर लिम्ब डैमेज होती है तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों डैमेज। इसीलिए बच्चों हम इसको हाई पावर हाई वोल्टेज के लिए यूज में नहीं लेते। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये एक चीज और देखिए आपने बच्चों, देखो इधर यहाँ पे ये जो है ना सेंटर लिम्ब, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देखो इसके कंपेयर में ज्यादा है कि नहीं है। जो बाहर वाले आपके लिम्ब है, जो बाहर वाले ये लिम्ब है, ये बाहर वाले, इनके कंपेयर में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में सेंट्रल लिम्ब का क्रॉस सेक्शनल एरिया आउटर लिम्ब के क्रॉस सेक्शनल एरिया का डबल होता है। डबल होने का मतलब 2 गुना होता है। समझ रहे हो कहानी? ओके, चलो।
शेल टाइप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड लेस कंडक्टिंग मटेरियल देन कोर। सही बात है भाई, क्योंकि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी एक ही कोर पे हो जाती है, सेंटर वाली पे। लेकिन कोर टाइप में क्या होता है, दोनों पे करना पड़ता है, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके नेक्स्ट। बैरे टाइप बच्चों ये मैंने थोड़ा ऐसे ही बना दिया है, हालांकि ये भी एक टाइप का शेल टाइप ट्रांसफार्मर है, बस नाम याद रखो, ठीक है, कि इस टाइप का भी होता है। इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक कोर होती है ना, वो सर्कुलर फॉर्म में लगाई जाती है और एक ग्रुप्ड होता है, मतलब आपस में असेंबल्ड होती है, तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में लगा देते हैं, ठीक है, और सिलेंड्रिकली वाइंडिंग प्लेस्ड होती है आपकी। ओके अभी कोई फिलहाल इसको यूज में नहीं लिया जा रहा है, तो आपसे ना कोई पूछेगा, बस नाम याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट। तो ये तो थी हमारी ट्रांसफार्मर की कुछ बातें और ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टाइप। आगे मैं बात करने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जेई वगैरह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर जब बच्चों असेंबल किया जाता है, मतलब पूरी तरह से जब ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने ऐसे ही टेम्परेरी टाइप का असेंबली पार्ट दिखा रखे हैं आपको। देखो ये चीज आपने देखी होगी, ट्रांसफार्मर के ऊपर दो भोपू निकले होते हैं, भोपू, है ना, और यहां से वायर निकला होता है, ट्रांसफार्मर के वायर निकले होते हैं ना। ये जो सर्कुलर रिंग्स आप देख रहे हो, इन्हें कहते हैं बुशिंग। क्या कहते हैं, बुशिंग। और ये बच्चों जो मटेरियल है, ये ऐसा मटेरियल होता है कि जब आप ट्रांसफार्मर की यहां से वाइंडिंग लेके आ रहे होते हो ना, तो ये इस ट्रांसफार्मर टैंक से लिंक ना हो, इसका मतलब ये इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। बुशिंग इंसुलेटिंग मटेरियल है, क्योंकि अगर बच्चों कनेक्शन ट्रांसफार्मर से लिंक हो गए टैंक से, ये ट्रांसफार्मर का बाहर का जो पोर्शन है, बाहर की जो बॉडी है, उसे टैंक कहते हैं, अगर इससे लिंक हो गया तो कोई ट्रांसफार्मर को टच करेगा, वो तो जाएगा गोली की तरह, ठीक है। तो आदमी सीधा किधर भागेगा, आदमी भागेगा इधर, करंट ना लग जाए। तो ये बुशिंग क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ताकि आपने जो लिंक निकाले हैं, जो वायर ट्रांसफार्मर से निकाले हैं, जो ट्रांसफार्मर से कनेक्शन निकाले हैं, वो ट्रांसफार्मर टैंक को टच ना करें, ठीक है। तो ये बुशिंग इससे बचाती है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी जो वायर है, वो ट्रांसफार्मर टैंक को कनेक्ट ना हो, ठीक है, ये इसका काम है। फिर ये ट्रांसफार्मर की कोर दिखा रखी है। फिर बच्चों ट्रांसफार्मर के अंदर हम ऑयल यूज में लेते हैं। ऑयल मिनरल ऑयल होता है, मिनरल का मतलब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी किया होता है, क्योंकि ऑयल में बहुत सारी गैसें होती है, तो गैसों को भी निकाला जाता है। इसका फिल्ट्रेशन भी होता है, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन भी होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब आप इलाके छोड़ दो, हल्की चीजें ऊपर आ जाएंगी, भारी चीजें नीचे बैठ जाएंगी। ऑयल में भारी चीज क्या होगी, मिट्टी, समझ रहे हो। तो ये ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज में लेते हैं। क्यों यूज में लेते हैं, देखो इसके दो काम है ऑयल के, मैंने ये पॉइंट सारे आगे लिखे हुए हैं, आप घबराओ नहीं। दो पॉइंट है बच्चों। एक तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपका ये जो वाइंडिंग है, इनको आपस में इंसुलेशन मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इंसुलेशन। प्लस ट्रांसफार्मर जो ऑयल है, ये कूलिंग का काम करता है भाई। ट्रांसफार्मर जब ऑपरेशन में है तो कूल भी होता रहे, तो दोनों ही काम करता है। एक तो वाइंडिंग में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और एक क्या करता है, कूलिंग का काम करता है। किसका काम करता है, कूलिंग का। ओके। फिर बच्चों बात आती है बुकोल्ज रिले की। ये रिले के बारे में बच्चों डिटेल में तो मैं पावर सिस्टम में बताऊंगा आपको, जब रिले पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर बुकोल्ज रिले करता क्या है। बुकोल्ज रिले बच्चों जितने भी इंटरनल इंसिपिएंट टाइप के फॉल्ट होते हैं, इंटरनल फॉल्ट होते हैं, उससे प्रोटेक्शन करता है। अब कईयों के दिमाग में आ रही होगी कि सर रिले तो प्रोटेक्शन नहीं करता, ये तो सेंस करता है। ये प्रोटेक्ट करता है, ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा जब हम सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे, रिले पढ़ेंगे पावर सिस्टम के अंदर। तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर में जितने भी इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि बुकोल्ज रिले कहाँ लगा होता है, तो ये ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा होता है। कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में लगा होता है, ठीक है। अब बात आती है सर कंजर्वेटर टैंक क्या है। देखो कंजर्वेटर टैंक में ऑयल होता है, और ये ऑयल धीरे धीरे करके आपका ट्रांसफार्मर टैंक में जाता है। इसमें थोड़ा सा ऊपर स्पेस खाली छोड़ा जाता है,
खाली बच्चों इसलिए छोड़ते हैं, कई बार क्या होता है इंटरनल फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट आने कारण क्या है, ऑयल आपका फैलना शुरू कर देता है। जब ये फैलेगा तो ये ऊपर नीचे होंगे, बुलबुले से बनेंगे। ताकि ये बुलबुले बन के बाहर नहीं आ जाए, उससे बचाने के लिए हम कंजर्वेटर टैंक इस्तेमाल करते हैं और उसको थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देते हैं ऊपर से, ताकि जब भी कोई फॉल्ट आए तो कंजर्वेटर टैंक क्या करे, क्योंकि फॉल्ट आएगा इंटरनल तो ऑयल क्या करेगा, या तो एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग चलती रहेगी। एक्सपेंड होगा तो उसको बाहर नहीं निकलने देगा। ठीक है, तो ये काम करता है कंजर्वेटर टैंक। अब बच्चों बात करते हैं ब्रीदर। ब्रीदर भी लगा होता है। ब्रीदर क्या करता है बच्चों, अगर आपके ऑयल के अंदर बच्चों मॉइस्चर है तो आपका ट्रांसफार्मर में फॉल्ट डेफिनेटली आएगा। इसलिए बच्चों मॉइस्चर मतलब नमी, नमी को सोखने के लिए हम ब्रीदर इस्तेमाल करते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा कि ब्रीदर क्यों इस्तेमाल करते हैं। ऑयल के अंदर जितना भी मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीदर। अब आपसे पूछेगा कि सर ब्रीदर के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो ऑयल के मॉइस्चर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसके अंदर होती है बच्चों सिलिका जेल। सिलिका तो सबको पता है, रेता है ना, घर वर बनाते हैं तो सिलिका हम इस्तेमाल ही करते हैं, और सिलिका की होती है जेल। अब बच्चों जेईएन बेसिस पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल में मान लो मॉइस्चर है ही नहीं, नमी है ही नहीं, तब ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का कलर कैसा होगा। तो आपको ध्यान रखना है सिलिका जेल का कलर होगा ब्लू। कैसा होगा, ब्लू। लेकिन अगर नमी है और नमी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया तो कलर कैसा होगा, तो कलर हो जाएगा बच्चों पिंक। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आ जाते हैं। अब के बाद रेलवे में भी आया था, कई बच्चे बोल रहे थे कि सर सिलिका का कलर वलर कैसा होता है। सिलिका एक ड्राइंग एजेंट है। ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या है, आपके ऑयल में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो सिलिका का कलर बदल के पिंक हो जाता है बच्चों, क्योंकि वो मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है। और जब तक आपका कोई मॉइस्चर है नहीं तब तक सिलिका जेल का कलर क्या रहता है, ब्लू रहता है। ओके, अब ये सारी चीजें मैंने आगे लिखी हुई है बच्चों, देखो इधर। ऑयल ट्रांसफार्मर कौन सा ऑयल लेते हैं, मिनरल ऑयल लेते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या खासियत है, परमिटिविटी हाई होती है, विस्कोसिटी हाई होती है। ठीक है, फंक्शन क्या है बच्चों, एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा और एक कूलिंग प्रोवाइड करेगा, कूलेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट बात आती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल में कब ब्रेक अकर होगा। तो बच्चों हम ट्रांसफार्मर ऑयल ऐसा लेंगे कि उसका ब्रेक डाउन जितने केवी पे वो ऑपरेट हो रहा है ना उसके पास हो। जैसे 33 केवी ट्रांसफार्मर है तो उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज जो बुक्स के अंदर दिया हुआ है वो बच्चों 30 केवी है। कितना है, 30 केवी। ओके, अब बच्चों अगर बात करें फॉर हाई रेटिंग नोट मोर देन, ये नोर नहीं है, नोट मोर देन 40 केवी। अब बच्चों 33 केवी का ट्रांसफार्मर ले रहे हो तो उसका जो आपका ब्रेक डाउन वैल्यू है ऑयल का कि भाई का ब्रेक डाउन अकर होगा वो 30 केवी है। लेकिन अगर इससे ज्यादा रेटिंग का आप ले रहे हो तो वो 40 केवी तक रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट आएगा फ्लैश पॉइंट कि फ्लैशिंग कब अकर होगा। तो मिनिमम लिमिट क्या है कि जिस पे फ्लैश अकर हो। तो बच्चों मिनिमम लिमिट है 140 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा ज़्यादा 50 डिग्री के आसपास होता है, फिर वो ऑपरेट होता है तो वो टेम्परेचर अंदर बढ़ता रहता है। तो मिनिमम फ्लैश वो दिखाएगा 140 डिग्री सेल्सियस पे। यूपी जेई के एग्जाम में आया था 2015 में। बुशिंग, बुशिंग क्या करती है, मैंने बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के जब आप टर्मिनल लोगे, मतलब वो वायर लोगे, तो वो ट्रांसफार्मर के टैंक को टच नहीं करे ताकि बाहर वाले ट्रांसफार्मर के टैंक में करंट नहीं आ जाए। बुशिंग किसकी बनी होती है बच्चों, ये बुशिंग आपने देखी होगी, बिल्कुल इंसुलेटर की तरह होती है ये, और ये बनी होती है पोर्सिलीन की। किसकी बनी होती है, पोर्सिलीन की। नेक्स्ट बुकोल्ज रिले। तो बुकोल्ज रिले क्या करता है, ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। ये गैस एक्चुएटेड रिले है। गैस एक्चुएटेड का मतलब है बच्चों इसमें मरकरी डाली होती है। जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो मरकरी क्या है, वेपोराइज होती है। वेपोराइज होती है ना मरकरी,
और वेपोराइज होके ये किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। और मरकरी के बारे में आपने सुना होगा कि ये लिक्विड कंडक्टर है। क्या है, लिक्विड कंडक्टर, क्योंकि ये ऐसा सॉलिड है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके, और ये जैसे ही बच्चों टेम्परेचर बढ़ेगा, मरकरी इसीलिए डालते हैं, मरकरी पहले तो जल्दी से भाप देगी नहीं, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरी तरह से जब वेपोराइज होगा तब आपका ये रिले ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए गैस एक्चुएटेड रिले कहते हैं। कहाँ लगा होता है, ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर के बीच लगा होता है। ओके, कंजर्वेटर क्या करता है, ड्यूरिंग फॉल्ट मेंटेन ऑयल लेवल, वही कि भाई ऑयल बाहर नहीं निकल जाए तो कम या ज्यादा होता है तो मेंटेन करता है। ब्रीदर क्या करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, कि जो भी मॉइस्चर है ट्रांसफार्मर ऑयल में उसमें एब्जॉर्ब करना। और कौन एब्जॉर्ब करेगा, सिलिका जेल। बिफोर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कलर क्या होगा, ब्लू। आफ्टर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कलर विल बी पिंक। ओके, नेक्स्ट। तो ये थी बच्चों आज की थ्योरी। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर दिन बच्चों 15-20 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन नोट्स को भी रिवाइज कर लेते हो, इन क्वेश्चंस को भी बार बार पढ़ लेते हो, इन लेक्चर को ही 2-3 बार देख लेते हो, मैं बता रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड मशीन आपका 5 स्टार हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो भैया। द शीट स्टील मटेरियल इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर कोर हैज। शीट स्टील में आप एक चीज और ऐड कर लेना, सिलिकॉन, शायद इस क्वेश्चन में मिसिंग है। ओके, तो भाई शीट स्टील सिलिकॉन क्यों यूज में लेते हैं, 1 मिनट का टाइम लो, जल्दी फटाफट मुझे बताओ। मैं पानी पी के आ रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट मुझे दे दो। पानी पी के आ रहा हूं मैं। बस 2 मिनट, 10 मिनट। ओके, कर लिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है शीट स्टील सिलिकॉन मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर कोर हैज। ज्यादा कोर लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं, लो कोर लॉस होने चाहिए। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी आई होनी चाहिए क्या, परमिएबिलिटी अगर समझ नहीं आ रहा है तो कंडक्टिविटी से लिंक कर दो। कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए क्या, इलेक्ट्रिकल मटेरियल की, हाँ। उसी तरह मैग्नेटिक मटेरियल की परमिटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। इसका मतलब इसका आंसर आएगा सी, लो कोर लॉस। ठीक है, और हाई परमिटिविटी। इन ए ट्रांसफार्मर द लीकेज फ्लक्स कंट्रीब्यूट टू ट्रांसफार्मर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। देखो बच्चों सीधी बता देता हूं, किसे भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि ये तो लीक हो जाता है, इसका पाथ ही अलग है। इसका मतलब डज नॉट कंट्रीब्यूट ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो आंसर आ जाएगा बी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37, इन ए ट्रांसफॉर्मर occurrence of dimensional change both perpendicular and parallel to the direction of magnetization is referred to as, okay, damping, coupling, magnetostriction, oscillation। चौथा ऑप्शन है ऑसिलेशन। अगर नहीं दिख रहा है भाई, ये मैं बता चुका हूं,
कि मैग्नेटिक मटेरियल में जब आप फील्ड दोगे तो अल्टरनेटिंग फील्ड आएगा, अल्टरनेटिंग फील्ड आएगा तो ये कभी फैल जाएगा और कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो सी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर दो। Which of the following part of transformer consists a small vessel which contain drying agent? ओ भैया, ब्रीदर के अंदर होता है ना ड्राइंग एजेंट, सिलिका जेल, है ना। सिलिका जेल क्या करती है? ऑयल के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसे एब्जॉर्ब करती है। ओके, डन। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर इन ए ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में कोर क्यों यूज में लेते हैं भैया? ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिक कोर इसलिए लेते हैं भाई, कॉपर वगैरह तो ले नहीं सकते, कोर इसलिए लेते हैं ताकि कोई पाथ मिल जाए, और पाथ ऐसा होना चाहिए कि रिलेक्टेंस बहुत कम हो। रिलेक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स अपना इजीली जाएगा, कोई रोकने वाला है नहीं। इसका मतलब डिक्रीज रिलेक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल, इसका मतलब रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। पीई और पीएच ये सब बात की बातें हैं बच्चों। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल मेथड ऑफ रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर ऑयल। अभी मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है? भारी चीजें जो धूल के कण वगैरह होते हैं ऑयल में नीचे बैठ जाते हैं, है ना, और गैसों वगैरह को निकालना है तो आप क्या करोगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो, अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करना, क्योंकि हर गैस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, हर टेम्परेचर पे अलग अलग गैस निकलती है। तो इसने पूछा है कि सेंट्रीफ्यूगल मेथड ऑफ रिकंडीशनिंग ट्रांसफार्मर ऑयल इज इफेक्टिव फॉर रिमूवल ऑफ, तो भैया सॉलिड इम्प्योरिटी, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल ही होते हैं, डस्ट पार्टिकल। डिसॉल्व गैस के लिए तो आपको पता है कौन सा मेथड यूज में लेते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका आंसर आएगा सी। ओके, विच मशीन इज प्रोटेक्टेड बाय बुकोल्ज रिले। अभी मैंने बताया था ट्रांसफार्मर, और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके, CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड लैमिनेशन इन ए ट्रांसफार्मर आर यूज टू मिनिमाइज। हाँ, ये आ गया ना क्वेश्चन। देखो प्राइमरी पर्पस क्या होता है, इसके अंदर होता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का काम क्या होता है? पीएच को कम करना। लेकिन बच्चों देखो, ये इसके साथ साथ एक काम और करता है, एडी करंट लॉसेस को कम करता है। अब ये क्वेश्चन कल जो मैंने क्वेश्चन कराया था उससे अलग है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब आपको बोथ मिल जाए तो आप ये टिक करोगे, अगर बोथ नहीं मिलता है तो पहली प्रायोरिटी पीएच को दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्लज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, रिपीट होता है एग्जाम में। स्लज फॉर्मेशन इन ट्रांसफार्मर ऑयल इज ड्यू टू, जल्दी फटाफट। स्लज का मतलब होता है कीचड़, कि ट्रांसफार्मर कीचड़ किसके कारण बनता है? मॉइस्चर के कारण, डस्ट के कारण, ड्यू टू वार्निश, कॉटन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आएगा बच्चों, कारण क्या है? देखो इधर, ब्रीदर क्या करता है? ट्रांसफार्मर टैंक में मॉइस्चर को तो जाने ही नहीं देता। अब ट्रांसफार्मर में ऑयल में ऑलरेडी मिट्टी, मॉइस्चर तो आएगा नहीं, वैसे डस्ट तो ठीक था लेकिन मॉइस्चर नहीं आएगा, क्योंकि मॉइस्चर को ब्रीदर जाने ही नहीं देता। वार्निश, कॉटन वगैरह कुछ करते नहीं। अब बच्चों डस्ट ऑलरेडी ऑयल के अंदर है और ऊपर से ऑक्सीडेशन हो जाए ट्रांसफार्मर का, तो स्लज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो स्लज फॉर्मेशन इन ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ये पूरा गलत, ट्रांसफार्मर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2015। कुछ नहीं है, इसका आएगा डी, टेक केयर ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑयल ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑयल। टेम्परेचर चेंज होगा तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? उससे प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर हायर वोल्टेज रेंज, कौन सा हाई वोल्टेज के लिए कौन सा था भाई? कोर टाइप, शेल टाइप, बैरेट टाइप, फटाफट बताओ। हाई वोल्टेज के लिए तो हाई वोल्टेज के लिए था बच्चों कोर टाइप। हाई वोल्टेज हाई पावर के लिए कोर टाइप। बैरे और शेल तो एक जैसे ही है, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, लो फ्रीक्वेंसी मटेरियल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। लो फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है? लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो फेराइट कोर होती है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए कॉपर सॉफ्ट आयरन, सॉरी सॉफ्ट आयरन नहीं, सिलिकॉन दे दिया ना, तो सिलिकॉन आयरन, आयरन तो सॉफ्ट होगा ही, प्लस सिलिकॉन होगा, तो आंसर आएगा सी बच्चों इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द योक इफ फ्लक्स। अच्छा, योक मैंने आपको बताया था बच्चों, ये जैसे ट्रांसफार्मर है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है ये योक है, और ये आपका क्या है, लिम्ब है। इफ द फ्लक्स इन द सेंट्रल लिम्ब ऑफ शेल टाइप ट्रांसफार्मर इज 5। अच्छा ठीक है, अभी बताया था बच्चों आपको कि भाई इसमें फ्लक्स 5 है, तो आपसे पूछा है कि इसमें फ्लक्स क्या होगा, तो इसमें फ्लक्स बच्चों हाफ हो जाएगा 5/2, तो आंसर आएगा डी 5/2। ओके, ऑयल इज इनवेरिएबली यूज्ड इन लार्ज ट्रांसफार्मर टू। ऑयल क्यों यूज में लेते हैं भैया? एक तो कूलिंग देता है और एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, तो आंसर आएगा इंसुलेट द कोर या वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट बी आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो ये तीनों होते हैं, मैंने बताया था क्वेश्चन आ जाता है, ये तीनों तो होते हैं, ये रूफ टाइप नहीं होता, तो आंसर आएगा डी। व्हाट प्रिंसिपल मेक्स द ट्रांसफार्मर वर्किंग। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ का मतलब है बच्चों खुद की कॉइल में, लेकिन सेल्फ तो नहीं होता क्योंकि यहाँ पे दो कॉइल है, म्यूचुअली इंडक्टेड होती है, तो आंसर आएगा म्यूचुअल इंडक्शन। अब लेंज लो देखो, लेंज लो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के काम आ रहा है, वो तो ईएमएफ इंड्यूस करवा रहा है, ठीक है, लेकिन ये वर्क किस पे कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, क्योंकि दो वाइंडिंग होती है और दोनों वाइंडिंग में जो आपस में कपलिंग है वो म्यूचुअल कपलिंग है, और म्यूचुअल कपलिंग के कारण जो इंडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो ये था बच्चों आपकी आज की क्लास। अभी जितना भी पार्ट हमने पढ़ा उसमें थ्योरी के क्वेश्चन बन रहे थे ज्यादा, और थोड़ी बहुत जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी वगैरह, उन पे न्यूमेरिकल बन रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।